14 फरवरी 2019 का दिन भारतीय इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। यह वह दिन था जब जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में एक भयानक आतंकी हमला हुआ, जिसमें 40 से अधिक सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। तो चलिए इस घटना को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। दिन था 14 फरवरी 2019। रात का अंधेरा छठा भी नहीं था कि जम्मू के सीआरपीएफ कैंप में चहल पहल मची हुई थी। छुट्टियां बिताकर अपने अपने घरों से लौटे जवान कुछ ही देर में श्रीनगर ट्रांजिट कैंप के लिए रवाना होने वाले थे। वैसे तो इन जवानों को 5 दिन पहले ही श्रीनगर पहुंचना था, लेकिन इस बार यहां पिछले सालों के मुकाबले इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई थी कि हाईवे तक बर्फ से ढका हुआ था। धीरे धीरे बह रही ठंडी ठंडी हवाओं ने मौसम को और भी सर्द बना रखा था। ऐसे में जिस दिन पूरी दुनिया वैलेंटाइंस डे मनाने में मशगूल होने वाली थी, उस दिन कड़कड़ाती ठंड में सुबह के 3:30 पर जवानों का काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर रवाना हो जाता है। उस दिन सीआरपीएफ का कॉन्वॉय बाकी दिनों के मुकाबले में काफी बड़ा था। इसमें आर्म्ड व्हीकल्स, बसेस और ट्रक्स को मिलाकर टोटल 78 व्हीकल्स थे, जिनमें कुल 2547 सीआरपीएफ के जवान सवार थे। घाटी में आतंकी खतरे को देखते हुए हमेशा से जवानों को आर्म्ड व्हीकल्स में ही कश्मीर ले जाया जाता था, लेकिन उस दिन संख्या ज्यादा होने की वजह से इस कन्वॉय में अन्य वाहन भी शामिल किए गए थे। इस काफिले को काजगुंड से होकर गुजरना था, जिसके बाद के इलाके टेररिस्ट प्रोन थे। इसलिए खतरे को देखते हुए जब भी सीआरपीएफ का कोई कॉन्वॉय वहां से गुजरता था, तब सेफ्टी इंश्योर करने के लिए पहले से ही रोड ओपनिंग पार्टी आरओपी हाईवे पर तैनात रहती थी। उस दिन भी आरओपी के सुरक्षा कर्मी सीआरपीएफ के वाहनों की सुरक्षा के लिए रोड पर तैनात थे। कुछ घंटे ट्रैवल करने के बाद सीआरपीएफ का ये कन्वॉय काजीगुंड पहुंचकर रिफ्रेशमेंट के लिए थोड़ी देर के लिए वहीं रुक गया। रिफ्रेशमेंट के बाद पूरा काफिला फिर से श्रीनगर की तरफ निकल चुका था। कई जवान अभी अभी अपने घर से लौटे थे, इसीलिए जहां कुछ अपनी प्रेमिका की यादों में खोए हुए थे, तो वहीं कुछ अपनी पत्नी और बच्चों से फोन पर बात कर रहे थे। 5वें नंबर की बस में बैठे सीआरपीएफ के कांस्टेबल सुखजिंदर सिंह ने बस के अंदर की बातचीत और जवानों की आपसी मस्ती का एक छोटा सा वीडियो बनाकर अपनी पत्नी सरबजीत कौर को भेज दिया। सुबह जब वो जम्मू से इस काफिले के साथ निकले थे, तब उन्होंने अपने बड़े भाई से फोन पर बात की थी और कहा था कि शाम को फिर से कॉल कल करूंगा। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह उनकी आखिरी बातें होंगी, आखिरी वीडियो होगा, आखिरी कॉल होगी और कुछ ही देर बाद सब कुछ बदल जाएगा। जहां सीआरपीएफ का यह काफिला आगे के खतरों से अनजान तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा था, तो वहीं उनसे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर अपने खतरनाक मंसूबे के साथ 2 आतंकी इस काफिले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इन दोनों आतंकियों के नाम शाकिर बशीर और आदिल अहमद डार थे, जिन्हें पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं ने कश्मीर को दहलाने की जिम्मेदारी दी थी। वैसे तो आतंकी इस हमले को 5 दिन पहले 9 फरवरी को पार्लियामेंट अटैक के मास्टरमाइंड अफजल गुरु की बरसी के दिन ही अंजाम देना चाहते थे, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण वहां से सीआरपीएफ का कोई कॉन्वॉय नहीं गुजरा था, इसलिए दोनों काफी बेचैन हो रहे थे। 14 फरवरी की सुबह जैसे ही शाकिर बशीर को यह पता लगा कि आज दोपहर में NH 54 पर सीआरपीएफ की बसों का एक बड़ा कन्वॉय यहां से गुजरने वाला है, उन्होंने फौरन इस हमले की प्लानिंग शुरू कर दी। हाईवे तक पहुंचने के लिए उन्होंने कच्चे रास्ते को चुना, जहां कोई सिक्योरिटी नहीं रहती थी। दोपहर करीब 2 बजे बशीर दूसरे आतंकी आदिल के साथ एक नीली कार में सवार होकर कश्मीर को दहलाने के लिए निकल पड़ा। करीब 1 घंटे की ड्राइव के बाद दोपहर 3 बजे पर ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां से जम्मू श्रीनगर हाईवे केवल आधा किलोमीटर की दूरी पर था। शाकिर ने गाड़ी रोक दी और दोनों उतरकर आमने सामने खड़े हो गए। उस दिन काफी ठंड थी, लेकिन आदिल के पसीने छूट रहे थे। आदिल अपनी घड़ी उतारकर अपने दोस्त शाकिर बशीर को देते हुए बोला, "यह घड़ी तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाएगी, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।" इसके बाद दोनों गले मिले और फिर शाकिर यहां से पीछे लौट गया। आगे का सारा काम अकेले आदिल को करना था। आदिल ड्राइवर वाली सीट पर बैठा, चाबी घुमाई और 200 किलो RDX से भरी अपनी गाड़ी श्रीनगर हाईवे पर दौड़ा दी। वह अपने साथ एक पिस्तौल भी लेकर चल रहा था, ताकि वह इस हमले में अगर नाकाम हो जाए तो पकड़े जाने से पहले ही खुद को गोली मार सके। वहीं दूसरी तरफ सीआरपीएफ का कॉन्वॉय भी
जम्मू श्रीनगर हाईवे से गुजरते हुए पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अवंतीपुरा में एंटर कर चुका था। यहां से अब उनका डेस्टिनेशन श्रीनगर मात्र आधे घंटे की दूरी पर था। काफिला अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी इस कानवॉय में बैठे जवानों ने देखा कि एक नीले रंग की कार तेजी से कानवॉय की बसों को ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ रही है। ये वही कार थी जिसे कुछ मिनट पहले आदिल लेकर निकला था। जैसे ही हाईवे पर तैनात रोड ओपनिंग पार्टी के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहन लाल की नजर उस नीली कार पर पड़ी तो उन्हें समझते देर नहीं लगी और उन्होंने तुरंत अपनी राइफल उठाई और उसे लोड करते करते कार की ओर तेजी से दौड़ लगा दी। जब तक मोहन लाल उस गाड़ी तक पहुंच पाते तब तक काफी देर हो चुकी थी। आतंकी ने अपनी कार को कानवॉय की 5वीं बस के पैरेलल ले जाकर उसके साइड में जोरदार टक्कर मार दी और डैशबोर्ड पर लगे डेटोनेटर का स्विच दबा दिया। स्विच के दबते ही कार के पीछे रखा 200 किलो RDX का विस्फोटक फट गया और इसके साथ ही वहां एक जोरदार धमाका हुआ। 5वीं बस के परखच्चे उड़ गए और उसकी चपेट में कानवॉय की दूसरी गाड़ियां भी आ गईं। ये धमाका इतना भयानक था कि मीलों दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। चारों ओर धुआं और मलबा बिखर गया, आसपास के घरों के शीशे टूट गए। धमाके ने सड़क पर एक गहरा गड्ढा बना दिया और पल भर में चारों ओर तबाही मच गई। एक झटके में रोड ओपनिंग पार्टी के मोहन लाल समेत CRPF के 40 जवान मौके पर ही शहीद हो गए। वहीं करीब 70 जवान बुरी तरह घायल हो गए। ये हमला इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। 30 सालों में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जवानों ने अपनी जान गंवाई थी और वह भी इतने भयानक तरीके से कि शहीद जवानों के चेहरे तक पहचान में नहीं आ रहे थे। इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली। हमलावर आदिल अहमद डार नामक एक स्थानीय युवक था जो पुलवामा जिले का ही निवासी था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आदिल पहले एक सामान्य छात्र था, लेकिन कट्टरपंथी संगठनों के प्रभाव में आकर उसने आतंक की राह अपना ली। आदिल को जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने विशेष प्रशिक्षण दिया था और उसे आत्मघाती हमले की पूरी रणनीति समझाई गई थी। उसने विस्फोटकों से भरी एक कार चलाई और CRPF के काफिले के पास पहुंचकर खुद को उड़ा लिया। यह हमला महीनों की योजना और गुप्त बैठकों के बाद अंजाम दिया गया था। जैसे ही इस हमले की खबर फैली, पूरा देश शोक और गुस्से में डूब गया। हर शहर और गांव में लोगों ने सड़कों पर उतरकर आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर भी इस हमले की निंदा की गई और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और अन्य नेताओं ने शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। देश के विभिन्न हिस्सों में कैंडल मार्च निकाले गए, जहां हजारों लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां जलाकर अपने वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस हमले के बाद भारत सरकार पर आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने का दबाव बढ़ गया। इस जघन्य हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी 1919 को पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में कई आतंकी ठिकाने तबाह हो गए और बड़ी संख्या में आतंकियों का सफाया कर दिया गया। ये भारत की ओर से एक सशक्त संदेश था कि वह अपने सैनिकों की शहादत को बेकार नहीं जाने देगा। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमानों ने नियंत्रण रेखा LOC पार कर पाकिस्तान के भीतर स्थित आतंकवादी ठिकानों पर बमबारी की। रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में जैश-ए-मोहम्मद के कई बड़े आतंकवादी कमांडर मारे गए और उनका पूरा प्रशिक्षण शिविर नष्ट हो गया। इस हमले के बाद कई देशों ने भारत के प्रति संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद की कड़ी निंदा की। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल और जापान सहित कई देशों ने पाकिस्तान पर दबाव बनाने की मांग की। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस हमले को कायराना करार दिया और आतंकवाद के खिलाफ भारत के समर्थन में बयान दिया। भारत ने कूटनीतिक स्तर पर भी पाकिस्तान को घेरने की रणनीति अपनाई। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने के प्रयास किए गए और उसे वैश्विक मंचों पर आतंकवाद के समर्थन के लिए जवाबदेह ठहराया गया। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के परिवारों के लिए यह कभी न भर पाने वाला घाव था। कई परिवारों ने अपने बेटे, भाई, पति और पिता को खो दिया। सरकार ने शहीदों के परिवारों को मुआवजा देने और उनकी सहायता के लिए कई योजनाएं शुरू की, लेकिन किसी भी सहायता से उस दर्द को कम नहीं किया जा सकता था जो इन परिवारों ने सहा।
देश भर के नागरिकों ने भी शहीदों के परिवारों की मदद के लिए धन एकत्र किया। कई सामाजिक संगठनों ने उनके बच्चों की शिक्षा और परिवार की अन्य जरूरतों के लिए सहायता प्रदान की। पुलवामा हमले ने भारत की सुरक्षा प्रणाली में कई कमजोरियों को उजागर किया। इस हमले के बाद सरकार ने कई कड़े कदम उठाए, जिसमें सुरक्षा उपायों को बढ़ाने, खुफिया तंत्र को मजबूत करने और आतंकवाद विरोधी अभियानों को तेज करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान को दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) का दर्जा वापस ले लिया और सीमा पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। सीमा सुरक्षा को और मजबूत किया गया और सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया गया। पुलवामा हमला न केवल एक दर्दनाक घटना थी, बल्कि इसने पूरे देश को एकजुट किया और आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़े होने का संकल्प दोहराया। इस हमले से हमें सीख मिलती है कि हमें सतर्क रहने और देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और भारत हमेशा आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहेगा। इस घटना ने हमें यह भी सिखाया कि देश की सुरक्षा केवल सरकार और सेना की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक को भी सतर्क रहकर देश की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने में योगदान देना चाहिए।